नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान संविधान की इस क्लास के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में हमने जाना था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता जैसे अधिकारी आते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने राज्यपाल को पढ़ा था, उनकी संवैधानिक स्थिति और उनकी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। और आज की क्लास में हम लोग मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे संघ में संसदीय शासन व्यवस्था लागू है, उसी तरह राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था के प्रतिरूप को अपनाया गया है। संघ में हम देखते हैं कि सरकार संसद के निम्न सदन या लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक वैसे ही राज्यों में भी सरकार विधानमंडल के निम्न सदन के प्रति अर्थात विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और राज्य में संघ की तर्ज पर ही दो तरह के कार्यपालिका प्रमुख का उपबंध किया गया है। जैसे नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख, औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख के रूप में हम राज्यपाल को जानते हैं, जबकि राजनीतिक और वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख के रूप में हम मुख्यमंत्री को जानते हैं। तो दोस्तों, राज्यपाल को पढ़ने के बाद हम वास्तविक और राजनीतिक कार्यपालिका प्रमुख मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। आप यह चीज़ अच्छे से जान लें कि जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वैसे ही मुख्यमंत्री गवर्नर द्वारा नियुक्त होता है। जी हाँ, गवर्नर द्वारा नियुक्त होता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के सलाह से ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। और जितने भी मंत्री होते हैं, सारे मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब प्रमुख बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, हम समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कौन से सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, अनुच्छेद 163 में 163 के 1 को अगर देखें तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल का जो विवेकाधिकार वाला अधिकार होता है, विवेक की शक्ति वाला जो अधिकार होता है, उसको छोड़कर जो अन्य शक्ति का प्रयोग होता है वह मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। विवेक की शक्ति की बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल के पास विवेक की शक्ति के मामले में अनन्य अधिकार होते हैं। जैसे संघ में राष्ट्रपति को इतना अधिकार नहीं होता है जितना राज्यों में, प्रांतों में राज्यपाल के पास होता है। दोस्तों, विवेक का अधिकार का प्रयोग कब होता है? जैसे नया अगर इलेक्शन हुआ हो विधानसभा का और किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो और जो जनमत हैं वह खंडित जनादेश आया हो, उस दशा में सरकार किसकी बनेगी, किस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, दोस्तों ये राज्यपाल का विवेकाधिकार का सवाल होता है। उस समय जो कार्यवाहक मंत्रिपरिषद रहती है उसके सलाह से राज्यपाल कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये उसके विवेक के अधीन आता है। इसके अलावा दोस्तों, जब सरकार विधानसभा में अपने बहुमत को खो देती है, उस समय राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वह मंत्रिपरिषद के सलाह को माने या न माने। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब राज्यपाल के पास विवेक की शक्ति का व्यापक क्षेत्र होता है, जबकि अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो राष्ट्रपति के पास
राष्ट्रपति के पास इतने अधिकार नहीं होते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 163 का एक उपबंध करता है कि राज्यपाल विवेक के अधिकार को छोड़कर अन्य समस्त अधिकार, अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से, मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। इसी तरह अनुच्छेद 163 के 2 में देखें तो कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं ये विवेकाधिकार का जो प्रयोग करते हैं, इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों अनुच्छेद 164 का 1 में उपबंध किया गया है कि राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। कहने का आशय है दोस्तों, सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। परीक्षाओं में आपको भ्रमित कर सकता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मनोनीत होता है, चयन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीधे सीधे अनुच्छेद 164 एक कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। दोस्तों अगला बिंदु है राज्यपाल सीएम के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं और मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक राज्यपाल की कृपा बनी रहती है तब तक अन्य मंत्रीगण अपने पदों पर बने रहते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 164 का 2 उपबंध करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि ऊपर आपने देखा मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों कुछ प्रमुख बिंदु हैं नोट के माध्यम से। राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं पद और गोपनीयता की। राज्यपाल या गवर्नर महोदय मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। दोस्तों गोपनीयता से तात्पर्य ये है कि अगर मंत्रिपरिषद में कोई फैसला होता है तो उस फैसले को गोपनीय रखा जाता है। और दोस्तों अगला बिंदु है 6 माह तक सदन का सदस्य रहे बिना कोई मंत्री बन सकता है और 6 माह का अगर समय पूरा हो जाता है तो मंत्री तभी तक बना रह सकता है जब विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो जाए। अनुच्छेद 167 में उपबंध किया गया है कि मंत्रियों के वेतन भत्ता राज्य विधानमंडल के कानून से निर्धारित होगा। दोस्तों ये स्टेटमेंट आपके सवाल में आ सकते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसे इसलिए याद रखना जरूरी है। मंत्रियों के वेतन और भत्ता का निर्धारण कहाँ से होता है? राज्य के विधानमंडल द्वारा जो पारित कानून होता है उसी से होता है। अगला बिंदु है सीएम या मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वह विधान व प्रशासन की सूचना राज्यपाल महोदय को दो। विधान व प्रशासन की सूचना राज्यपाल महोदय को दें। अगला बिंदु है राज्य के जो सीएम होते हैं, राज्य के सीएम से विधान व प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। दोस्तों यहाँ राज्यपाल होगा। राज्यपाल सीएम से, मुख्यमंत्री से विधान प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। अगला बिंदु है किसी विषय पर मंत्री यदि अकेले निर्णय ले ले तो, किसी विषय पर मंत्री अकेले निर्णय ले लेता है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद के समक्ष उस निर्णय को विचार के लिए रखवाता है। कोई मंत्री, कहने का आशय है दोस्तों, कोई मंत्री अगर किसी विषय पर अकेले ही निर्णय ले लेता है तो उस दशा में राज्यपाल इस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखवाता है। तो इस तरह से दोस्तों
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की अगर बात करें तो यह राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, ठीक वैसे ही जैसे संघ में अटॉर्नी जनरल होता है। अगर आपने अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी को पढ़ा है तो आप बेहतर ढंग से महाधिवक्ता को समझ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और जो व्यवस्थाएं संघ में हैं वही लगभग व्यवस्थाएं राज्यों में भी हैं। तो अगर आपने संघ की कोई व्यवस्था पढ़ ली तो राज्य की व्यवस्था पढ़ने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की बात करें तो राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 165 में उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। इसकी योग्यता क्या होगी? दोस्तों, इसकी योग्यता वही होगी जो एक हाईकोर्ट के जज की होगी। एक हाईकोर्ट के जज बनने की जिसके पास अर्हता होगी वही व्यक्ति राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। दोस्तों, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, गवर्नर साहब करते हैं। और नियुक्ति के बाद ये राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक राज्यपाल की कृपा इन पर बनी रहती है, राज्यपाल की कृपा बनी रहती है, तब तक महाधिवक्ता अपने पद पे बने रहते हैं। और इनको वेतन क्या मिलता है? दोस्तों, वेतन वही मिलता है जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यपाल जितना निर्धारित कर देंगे उतना ही वेतन इन्हें प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों, यह राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, आप जान गए हैं। और अगर विशेषाधिकारों की बात करें, इसके पहले आप ये भी जान लें, राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है और राज्यपाल द्वारा मांगे गए जो परामर्श होते हैं, राज्यपाल द्वारा मांगे गए सलाह, वैधानिक सलाह, कानूनी सलाह को महाधिवक्ता महोदय उपलब्ध कराते हैं। विशेषाधिकार की बात करें तो दोस्तों, विधानमंडल में जो विधानसभा और विधान परिषद होती है, उसमें किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी ये उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान नहीं कर सकते हैं। सवाल पूछा जाता है, कौन सा वह अधिकारी होता है जो सदन का सदस्य न होते हुए भी विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, भाषण देता है, अपना पक्ष रखता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता? वो अधिकारी राज्य में महाधिवक्ता होता है और केंद्र में महान्यायवादी होता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वर्तमान समय में जो महाधिवक्ता हैं राघवेंद्र सिंह हैं। जी हाँ, राघवेंद्र सिंह वर्तमान में यूपी के महाधिवक्ता हैं, यूपी के एडवोकेट जनरल हैं। अब एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, कमेंट्स में इसे ज़रूर बताइएगा, उत्तर प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन थे? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन थे? इसका नाम लिख के आप कमेंट्स में बताइएगा। जवाब का इंतज़ार रहेगा।